हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ओके, बुक में इसका नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो जो भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी भी तो देख लेना एक बार। ये जो न्यू सेंटर ऑफ पावर है ये हमारा न्यू नेम है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर का। ठीक है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा टर्म 2 के सिलेबस में है, ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं। सिलेबस अगर देखा नहीं आप लोगों ने तो जाकर चेक कर लेना, अपलोड कर दिया मैंने वीडियो एंड इंस्टाग्राम पे भी सिलेबस डला हुआ है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और सारे टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में पढ़ना है वो है यूरोपियन यूनियन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अगर अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर नहीं लगेगी, नहीं समझ में आएगा तो अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यूरोपियन यूनियन कहीं से तो कूद फांग के नहीं आ गया होगा, कुछ ऐसे रीजंस हुए होंगे, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया होगा कि इसको बनाना पड़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, जब इसकी एंडिंग हुई तो जो यूरोपियन स्टेट्स थे उनके जो भी लीडर्स हुआ करते थे, जो भी पॉलिटिशियंस थे, उनके माइंड में एक सवाल आया। वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि जो यूरोप है उसके जो भी पहले के मतलब चीज़ें थी जो भी, वो वापस से उसी फॉर्म में आ जाए या फिर वो नए सिरे से नया रिश्ता, नया इंटरनेशनल रिलेशन शुरू करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि वो पहले जैसा ही बन जाए या फिर नया इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करे। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने आखिर किया क्या था कि उनके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा था। The Second World War shattered many of the assumptions and structures on which the European states had based their relations. तो देखो भाई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसने सारी चीज़ें तहस नहस कर दी। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर्स थे जिन पे बेस्ड थे यूरोपियन स्टेट्स के रिलेशंस, वो सारे क्या हो गए? ख़त्म हो गए। मतलब स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया, जो बेसिक था, जो बेस था वही ख़त्म हो गया, तो रिलेशन बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी अजम्पशंस स्ट्रक्चर्स थे जिन पे बेस्ड थे यूरोपियन स्टेट्स के रिलेशन, उसको क्या कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने? उसको एकदम तहस नहस कर दिया, शैटर्ड कर दिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ देखो, America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called Marshall Plan. इससे पहले ये जान लो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने शैटर तो कर दिया और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ये भी रियलाइज़ करवा दिया यूरोपियन स्टेट्स को कि जो इकोनॉमी थी जिस पे बेस्ड, जिसके वजह से यूरोप का फाउंडेशन किया गया था, उसको फाउंड किया गया था, अब वही क्या हो चुकी है? एकदम बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, मतलब अब यूरोप क्या था? एकदम पूरी तरह से ख़त्म था, कुछ भी नहीं था। तो अब इसको क्या करना था? फिर से उठाना था। तो इसमें किसने हेल्प करी अब हम वो देख लेते हैं। तो अमेरिका ने क्या किया? मैसिव फिनेंशियल हेल्प करा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करा फिनेंशियली। और उसने देखो एक प्लान लाया जिसका नाम है मार्शल प्लान। ठीक है, ये किसने लाया? अमेरिका ने। किसकी हेल्प करने के लिए? यूरोप की हेल्प करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को वापस से लाने के लिए। ठीक है, Under this plan, the Organization for European Economic Cooperation (OEEC) was established in 1948. इस प्लान के अंडर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया गया 1948 में। ठीक है, द US also created a new collective security structure under NATO. पहले उसने मार्शल प्लान क्रिएट करा, उसके बाद क्या क्रिएट करा? नाटो के अंडर में एक न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी भी क्रिएट करा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखो हमारा स्ट्रक्चर OEC, ये जो हमारा OEC था उसने क्या किया? वेस्टर्न यूरोप स्टेट्स बिगिन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू जो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थे उन्होंने ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ पे कोऑपरेट करना शुरू कर दिया, ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला स्टेप था इकोनॉमिक इश्यूज़ और ट्रेड को लेकर के। द काउंसिल ऑफ यूरोप ये सेकेंड स्टेप था। ठीक है, फॉरवर्ड किसके लिए था ये सेकेंड स्टेप? तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम थी यूरोप की उसको कोऑपरेट करने के लिए ये 1949 में अगला स्टेप लिया गया। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, वैसे ही ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में बनाई गई। नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज क्या किया? आगे बढ़ते गया। ठीक है, कोई इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए उसको कोऑपरेट करने, कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ को कोऑपरेट करने के लिए ऐसे नए नए
इस्टेब्लिश करे गए। ठीक है, अब आगे देखो क्या हमारे पास, आगे हमारे पास द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक put Europe on a fast track and resulted in the establishment of the European Union in 1992। 1992 में यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश्ड हुआ था। क्यों? जब सोवियत ब्लॉक क्या होगा, कोलैप्स हो गया पूरी तरह से, तो उसने क्या करा, यूरोप को एक फास्ट ट्रैक पे रख दिया और उसका रिजल्ट ये आया कि यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश्ड हुआ 1992 में। ठीक है, It was a group of European capitalist countries with a common foreign and security policy। ये क्या है, ग्रुप है यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज का। यूरोपियन यूनियन क्या है, ग्रुप है यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज का विद कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसकी जो फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है वो क्या है, सेम है, कॉमन है, एक ही है। ठीक है, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, ये भी क्या है, कॉमन है। एंड द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी, जो करेंसी है वहाँ की वो भी क्या है, सिंगल है। सारे जो भी इसमें कैपिटलिस्ट कंट्रीज ऐड हो गए, सबके करेंसी क्या होगी, सबकी सिंगल होगी। एंड ऑल्सो हैज़ इट्स ऑन फ्लैग, एंथम एंड फाउंडिंग डेट, और इसका क्या है, एक अलग ही फ्लैग है, एंथम है और फाउंडिंग डेट है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सबको। यूरोपियन यूनियन 1992 में आया और ये क्या था ये मैंने बता दिया है। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, मैंने बताया नहीं शायद, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना अगर नोट्स चाहिए होगा तो, नहीं तो सारे बच्चे फिर नोट्स जिसको चाहिए होता है वो लिखने लगते हैं कमेंट बॉक्स में, नोट्स दे दो नोट्स दे दो, और कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करता नहीं है। तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे देखोगे हमारे पास द यूरोपियन यूनियन हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या था, क्या क्या प्रभाव था इसका, इकोनॉमिकली भी ये इन्फ्लुएंस करता था, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी था इसका बहुत ज़्यादा। अब देखो ईयू क्या है हमारा, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी इसके पास है, यूरोपियन यूनियन के पास है, तो फर्स्ट पे कौन है, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, which gives it influence over its closest neighbors as well as in Asia and Africa। अब ये क्या करता है, क्योंकि इसकी बहुत बिगेस्ट, सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो इसके जो भी क्लोजेस्ट नेबर कंट्रीज होंगे उन सबको ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, और उसके साथ साथ एशिया एंड अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट को भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, आगे हमारे पास देखो क्या है, इट्स शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज़ मच लार्जर दैन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका जो वर्ल्ड ट्रेड में शेयर है वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी क्या है, अधिक है। और करेंसी क्या है इसकी, यूरो करेंसी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भी क्या करती है, मतलब उसके बराबर तक ये पहुंच चुकी है। ठीक है, अपना बात दबदबा दिखाती है। आगे देखो क्या हमारे पास, आगे हमारे पास ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ये क्या करती है, EU क्या करती है, यूरोपियन यूनियन एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक की तरह काम करती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। अब देखो ध्यान दो भाई, ये तो था इकोनॉमिक से रिलेटेड, ये जो भी हमने पढ़ा, ये रेड कलर का बिंदी दिख रहा है, यहाँ से आप यहाँ तक लगा लो, ये क्या था हमारा, ये था इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। किसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, EU का। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस क्या है EU का। इसका 1 मेंबर, देखो 2 मैंने लिख दिया था, ओल्ड बुक जो है हमारा उसमें 2 लिखा हुआ था, तो मैंने भी 2 लिखा था, लेकिन ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्या है, 1 है। तो 1 मेंबर ऑफ EU फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC विच इनेबल टू इन्फ्लुएंस द US policies, that is the current US position on Iran's nuclear program, use of diplomacy, economic investment and negotiations in the case of a dialogue with China on human rights and environmental degradation। तो अब देखो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में, इसमें देखो एक मेंबर है क्या, EU का एक मेंबर है फ्रांस, जो क्या करे हुए है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक अपना परमानेंट सीट, सिक्योरिटी इसमें क्या है, इसका परमानेंट सीट है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका नॉन परमानेंट क्या है, सीट है। ठीक है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो क्या करते हैं, विच इनेबल टू इन्फ्लुएंस द US पॉलिसीज,
द करेंट जो यूएस की पॉलिसीज है क्या है, द करेंट यूएस पोजीशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, नेगोशिएशंस इन द केस ऑफ डायलॉग विद चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये क्या करते हैं, ये इनेबल होते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए इन पॉलिसीज को, ठीक है। ये एबल मिलिट्री द EU's combined armed forces are the second largest in the world। अब देखो यहाँ पे मिलिट्री की बात हो रही है, पॉलिटिकल तो मतलब बहुत ज़्यादा इसका हो गया, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। सारी चीज़ों पे इसका मतलब रहता है। जो भी यहाँ पे हमने देखा, जो भी है इसका एक परमानेंट भी सीट है फ्रांस का, जिसने एकदम परमानेंट सीट लिया हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके अलावा बहुत सारे हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, ठीक है। तो ये सब कहाँ की बात हो रही है, EU के ही कंट्रीज़ की बात हो रही है, जो कि कुछ परमानेंट और कुछ नॉन परमानेंट भी है। मिलिट्री में आता है हमारा EU के साथ जो कंबाइंड आर्म फोर्सेस है वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ओके। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी आ गई हमारी, बिगेस्ट इकोनॉमी, और जो मिलिट्री है वो भी क्या आ गई, सेकेंड लार्जेस्ट बाय स्पेंडिंग ऑन डिफेंस आफ्टर यूएस। फर्स्ट नंबर पे कौन है, यूएस। 2 मेंबर्स इसका ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल्स। जो इसके 2 मेंबर्स है ब्रिटेन एंड फ्रांस, उनके पास भी क्या है, न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये क्या है, वर्ल्ड्स का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबका, हमारा इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड ये हमारा मिलिट्री नहीं है, और पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, और ये क्या है, मिलिट्री, ठीक है। तो सबका हो गया हमारा क्लियर एकदम अच्छे से। आगे देखो हमारे पास अब क्या है बचता। इट्स मेंबर स्टेट्स हैव देयर ऑन फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस पॉलिसीज दैट आर ऑफन एट ऑड्स विथ ईच अदर। देखो इसके जो मेंबर स्टेट्स है, जो यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं, उनके अपने ही क्या है, फॉरेन रिलेशंस हैं, हैव देयर ऑन फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस पॉलिसीज, और डिफेंस पॉलिसीज भी उनके हैं, ठीक है। जो कि कभी कभी क्या होते हैं, अक्सर ऑड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि ब्रिटेन वॉज अमेरिकाज पार्टनर इन इराक इन्वेजन में क्या था, ब्रिटेन अमेरिका का पार्टनर था, वेरियस जर्मनी एंड फ्रांस अपोज्ड अमेरिकन पॉलिसी। जबकि जर्मनी और फ्रांस क्या कर रहे हैं, अमेरिकन पॉलिसी को अपोज्ड कर रहे हैं। तो एक चीज़ देख लो, अकॉर्डिंग टू मी, ये जो ब्रिटेन है, जर्मनी है और फ्रांस है, ये तीनों ही क्या है, EU के मेंबर हैं, ठीक है। EU के मेंबर है तीनों ही, लेकिन एक सपोर्टर है तो दूसरा क्या है, अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, मतलब कि कभी कभी इनके जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ऑड हो जाते हैं। इनकी अपनी अलग ही फॉरेन रिलेशंस होते हैं और डिफेंस पॉलिसीज अलग ही होती है सारे मेंबर्स की, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। अब इसमें देखो एशियन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, साउथ ईस्ट रीजन्स ऑफ एशिया suffered the economic and political consequences of repeated colonialisms. As well as at the end of the war, it confronted with the problem of nation building, which gave birth to Association of Southeast Asian Nations, popularly known as ASEAN, for uniform cooperation and interactions, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या हुआ, जो साउथ ईस्ट रीजन है एशिया का, ठीक है, वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, ठीक है। वहाँ पे कॉलोनियलिज्म बहुत ज़्यादा चला, ओके। ये तो क्लियर हो गया सबका कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस टाइम में भी और उससे पहले भी कॉलोनियलिज्म बहुत ज़्यादा था। इसलिए जो हमारा साउथ ईस्ट रीजन है एशिया का, वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा उसे सफ़र करना पड़ा। As well as at the end of the war, it confronted with the problem of nation building। और जैसे ये वॉर ख़त्म हुआ तो अब उसके पास नया चैलेंज आया, नया प्रॉब्लम आया नेशन बिल्डिंग का, जिसने क्या किया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को लाया, ठीक है। उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, उसका बर्थ हुआ, ठीक है, हो गया। इसको फाउंड करा गया इस टाइम में जो नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, ओके। फॉर यूनिफॉर्म कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन, जिसकी वजह से क्या बना रहे, यूनिफॉर्म कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शंस बना रहे। एशियन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1967। 1967 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ 5 कंट्रीज़ के द्वारा, 5 कंट्रीज ऑफ दिस रीजन।
इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये पांचों कंट्रीज हैं इसकी बाय सिंगिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ओवर द ईयर्स ब्रूनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार, बर्मा एंड कंबोडिया ज्वाइंट एशियन टेकिंग इट्स स्ट्रेट टू 10। अब देखो 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ, 5 हमारे यहाँ, तो कुछ सालों में क्या हुए, ये भी इसे ज्वाइन कर लिए, एशियन को इन्होंने ज्वाइन करा, तो अब कितने हो गए, 5 से हमारे 10 हो गए एशियन के मेंबर्स। अब देखो इसका प्राइमरली ऑब्जेक्टिव क्या था, एशियन का ऑब्जेक्टिव क्या था प्राइमरली, वे टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना था, प्राइमरली ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना था सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, अब है हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो पहला तो हो गया हमारा प्राइमरली ऑब्जेक्टिव, क्या हो गया कि उसे इकोनॉमिकली ग्रोथ करना था कंट्री को। ठीक है, इकोनॉमिकली, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता, जब इकोनॉमिक ग्रोथ करता तो वहाँ की जो भी सोशल प्रोग्रेस थी, कल्चरल डेवलपमेंट थी, वो भी इसके थ्रू कराना था। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था वॉज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करना था बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है, किसके बेस्ड पे, जो रूल ऑफ लॉ है एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उन सब के बेसिस पे अपने रीजन जो भी थे उनके वहाँ पे शांति और स्टेबिलिटी उन्हें क्या करना था, प्रमोट करना था। ठीक है, अब एशियन कंट्रीज सेलिब्रेटेड द एशियन वे, इन्होंने एशियन वे सेलिब्रेट किया। अब ये क्या है, अ फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल इंटरैक्शन, एशियन वे क्या है, इनफॉर्मल इंटरैक्शन का फॉर्म है, नॉन कन्फ्रंटेशन एंड कोऑपरेशन स्टैंडिंग ऑन 3 पिलर्स इन 2003। ठीक है, दैट इज एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, द एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द एशियन सोशियो कल्चरल इकोनॉमी। देखो इसके 3 पिलर्स यही तीनों हैं। ठीक है, और यही क्या थे, फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल इंटरैक्शंस थे। ठीक है, जो कि इन तीनों पिलर्स पे खड़े थे। अब हमारे पास है द एशियन रीजनल फोरम। एशियन रीजनल फोरम में क्या है हमारा, ARF वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1994, इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। अब ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, 1994 में। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को कैरी करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारा इट्स विजन 2022 encourages negotiation over conflicts in the region of mediating the end of the Cambodian conflict. The East Timor crisis meet annually to discuss the ASEAN cooperation. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो इसका 2020 विजन है वो क्या करता है, इनकरेज करता है जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कैम्बोडियन कॉन्फ्लिक्ट हुए, ठीक है, उनके एंड को ये क्या करता है, इनकरेज करता है। द ईस्ट टिमोर क्राइसिस मीट एनुअली टू डिस्कस ईस्ट एशियन कोऑपरेशन। ठीक है, अब आगे देखो हमारे पास क्या है, इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज़ ऑल्सो ट्राइड टू मेक एग्रीमेंट्स विथ एशियन। तो अभी यहाँ पे तो बहुत सारे इसमें जुड़ चुके थे पहले ही, अब इंडिया भी क्या करता है, इसको मतलब इसके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हुआ, इसके साथ एग्रीमेंट करने के लिए ट्राई करने लगा। ठीक है, इट साइन ट्रेड एग्रीमेंट्स विथ 3 एशियन मेंबर्स। इसने क्या करा, ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन करा 3 एशियन मेंबर्स के साथ, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये क्या है, मेंबर्स हैं, तो इनके साथ इसने एग्रीमेंट साइन करा इंडिया ने, एज वेल एज साइंड ऑन FTA फ्री ट्रेड एरिया पे भी साइन करा विथ एशियन इटसेल्फ। ठीक है, By 2003, ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace. 2003 के अकॉर्डिंग जो हमारा एशियन वे था, ठीक है, उसमें जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसमें क्या था, जो भी मेंबर्स थे एशियन के, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पीस को अपहोल्ड करने का प्रॉमिस करा, न्यूट्रलिटी को, कोऑपरेशन को, नॉन इंटरफेरेंस, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस, सॉवरेन राइट्स, इन सब को लेकर के उन्होंने क्या करा, इसको अपहोल्ड करने का, इसको खड़ा रखने का प्रॉमिस करा था 2003 में। ठीक है, तो भाई ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा एंड एशियन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और आगे के जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं आया होगा तो आप बता सकते हो, मैं क्लियर करवा सकती हूँ। ठीक है,
एक बार फिर से पढ़ा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप मुझे बता सकते हो। एक बार हम इसको फिर से रिवीजन करेंगे, बट अभी इसको पहले पढ़ेंगे टर्म 2 के लिए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको नोट चाहिए तो आप एक बार इंस्टाग्राम का लिंक ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे हाईलाइट सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके।